हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारा शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है बहुपद। और बहुपद से पहले ही अपने चैनल पर चैप्टर 1 पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर हमारे चैनल पर चैप्टर 1 से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद, जैसा कि इसके नाम में ही हमें दिखाई दिया है, बहुपद यानी एक या फिर एक से अधिक जिसमें टर्म हो या फिर कह सकते हैं पद हो, उसी को हम बहुपद कहते हैं। जिसमें एक या एक से अधिक पद होंगे वही बहुपद कहलाता है। तो चलिए हम इसको उदाहरण के माध्यम से और डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। बहुपद में दो प्रकार के टर्म पाए जाते हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर। एक चर पद पाए जाते हैं और एक अचर पद। इन दोनों के ही मिलने से बहुपद का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चर क्या होते हैं? चर होते हैं ए, वी, सी, डी, ई। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, यही हमारे चर कहलाते हैं। और अचर पद, बाकी जितनी भी जो संख्याएं हैं सभी अचर हैं। इन सबको छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो बची हुई हैं वो सभी अचर होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 0, 4 और इसी प्रकार से ये जो सब संख्याएं हैं ये सब अचर पद कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अल्फ़ा, बीटा, इस प्रकार से गामा, ये सभी जो है अचर पद में आते हैं। तो इन्हीं के आपस में संयोग से मिलने से जो है बहुपद का निर्माण होता है। चलिए बहुपद को देखते हैं। और बहुपद को जो है हम इसकी घात के आधार पर भी जो है इसको डिफाइन करते हैं। चलिए जानते हैं उदाहरण की सहायता से। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया x + 5। x एक चर है और ये अचर है। इन दोनों के मिलने से एक बहुपद का जो है निर्माण हुआ है। इसी को हम बोलते हैं बहुपद, x + 5। और उदाहरण हमने लिया 5y³ 3 + 4y - 8। ये भी एक बहुपद है। और उदाहरण लेते हैं, हमने उदाहरण लिया 8p6 + 7q। ये भी एक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है चर और अचर के मिलने से जो है संख्याएं बन रही हैं। इसी को हम बोलते हैं बहुपद, जिसमें और इसमें एक या एक से अधिक पद हैं, इसीलिए हम इनको बहुपद कहते हैं। अब हम जानते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद को जो है हम 3 तरीके से जो है डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम बहुपद को 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला बहुपद को मैं लिख लेता हूँ, बहुपद को जो है हम 3 रूपों में जो है इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला, चर के आधार पर। चर के आधार पर। दूसरा है नंबर 2, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। नंबर 3 है घातों के आधार पर। तो बहुपद को हम 3 प्रकार से जो है विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला चर के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर, तीसरा घातों के आधार पर। तो चलिए हम
चर के आधार पर देखते हैं। चर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सभी संख्याएं होती हैं ये चर होती हैं। तो अब चर के आधार पर जो बहुपद होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसमें जितने चर होंगे उसको इतने ही चरीय बहुपद हम नाम देंगे। यानी जिस भी बहुपद में जितने चर होंगे उसको उतने ही चरीय बहुपद हम नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ, उदाहरण है x+2। तो यहाँ पर केवल एक चर है, यहाँ पर एक ही चर आया हुआ है x। तो ये जो बहुपद है ये एक चरीय बहुपद है, एक चरीय बहुपद। और उदाहरण लेते हैं, मैंने लिया 5x³ + 4y + 5z। यहाँ पर 1 2 3 तीन चर आए हुए हैं, इसलिए ये तीन चरीय बहुपद होगा। और इसको एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हमने उदाहरण लिया 5p² + 6q - 8। यहाँ पर दो चर, एक p आया हुआ है और एक q। इस बहुपद में दो चर आए हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे द्विचरीय बहुपद, द्विचरीय बहुपद। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 8x³ - 8x + 10। तो यहाँ पर केवल एक ही चर आया हुआ है x, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये एक ही चर है। और हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें एक चर आया तो इसलिए इसको हम नाम देंगे एक चरीय बहुपद। तो आपको ये चर के आधार पर बहुपद के प्रकार समझ में आ चुके होंगे। अब हम जानते हैं पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर भी जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसा कि चर के आधार पर हमने अभी बहुपदों को बांटा, उसी प्रकार पदों के आधार पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जितने पद होंगे उतने ही पदीय हम बहुपद उसको नाम देंगे। जैसे यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 पद हैं, तो ये जो बहुपद है ये होगा द्विपदी, एक चरीय द्विपदी बहुपद, इसको हम कह सकते हैं द्विपदी बहुपद। और यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 तीन पद आए हुए हैं। यहाँ पर चर हमें ये नहीं देखना है कि कितने चर हैं, यहाँ पर हमें देखना है पद। ये पूरा पद एक और एक ये पद एक ये, तो कुल मिलाकर 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे तीन पदी या त्रिपदी, तीन पदी बहुपद। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें भी जो है तीन ही टर्म हैं, तीन ही पद हैं, तो ये भी जो है तीन पदीय बहुपद होगा। यहाँ पर भी 1 2 3 पद आए हुए हैं, तो ये भी तीन पदी बहुपद होगा। अब यहाँ पर अगर मान लो किसी में एक पद है, जैसे मैं लिख देता हूँ, हमने लिया 5x, तो ये जो 5x है ये एक पदी बहुपद है, एक पदी, क्योंकि इसमें एक पद है। और उदाहरण में जो है लिख देता हूँ, जैसे हमने लिया 8x² + 5x + 8y - 4। तो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 पद हैं, तो ये जो है ये चार पदी बहुपद है, चार पदीय बहुपद। और यहाँ पर चर जो हैं दो आए हुए हैं, एक y है और एक x है, तो ये द्विचरीय बहुपद है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो चर के आधार पर बहुपद के प्रकार थे और पदों के आधार पर जो है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम जानते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर बहुपद को हम कैसे डिफाइन करते हैं। घातों के आधार पर अगर जिस बहुपद की घात 1 हो
घात 1 जिसकी हो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, और जिसकी घात 2 हो, घात 2 वाले बहुपद को हम कहेंगे द्विघाती बहुपद। और जिसकी घात 3 हो, उसको हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। यानी जिसकी घात 1 होगी उसको रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 3 होगी उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और इसी प्रकार से अगर घातें बढ़ती जाएंगी तो हम संख्याएं भी जो है इसी प्रकार से, जैसे द्वि, त्रि, चतुर्थ, इसी प्रकार से जो है संख्याएं बढ़ाते रहेंगे। अगर घात 4 हो जाएगी तो हम उसको चार घाती या चतुर्थ घाती बहुपद कहेंगे। चतुर्थ घाती बहुपद। तो ये जो घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार हैं, हम इनको अच्छी तरह से जो है एक बार और उदाहरण की सहायता से देखेंगे। तो चलिए आप जो है इसको जो है नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने जो अभी देखा कि जो घात के आधार पर घात के आधार पर बहुपद होता है उसको निम्न प्रकार से जो है विभक्त किया जाता है। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। जिसकी घात 1 होगी वो रैखिक बहुपद, 2 घात होगी द्विघाती बहुपद और 3 घात होगी त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ पर घात के आधार पर ही जो है बताया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि घात क्या होती है, बहुपद की घात हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, चर की जो भी सबसे बड़ी घात होगी उसी को ही हम बहुपद की डिग्री या फिर घात कहते हैं। यानी चर की जो बहुपद में जो भी चर आएगा और उस चर की जो भी सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा जो घात होगी वही बहुपद की डिग्री या घात होती है। तो चलिए पहले हम देखते हैं रैखिक बहुपद को। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद के उदाहरण को लेते हैं। रैखिक बहुपद जैसे हमने उदाहरण लिया 5x + 2। तो यहाँ पर ये जो चर है हमारे पास x, इसकी घात जो है यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन घात कितनी होती है, हर संख्या की 1 होती है। तो यहाँ पर भी x की घात भी 1 है, इसलिए हम ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और घात की बात करें हम इसकी, तो घात यहाँ पर इसकी है 1, क्योंकि चर यहाँ इसमें x है और x की जो सबसे बड़ी घात है वो है 1, घात या डिग्री, इसलिए ये कौन सा बहुपद है, रैखिक। और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया 6y + 7y - 8। तो यहाँ पर भी ये जो हमारे पास बहुपद है इसमें चर है y, और y की जो सबसे बड़ी घात है वो है 1। तो जब भी चर की घात सबसे बड़ी 1 हो, या फिर कह सकते हैं बहुपद की घात अगर 1 हो, उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जो घात या डिग्री है वो 1 है। और उदाहरण लेते हैं रैखिक बहुपद के, जैसे हमने लिया 5x + 2y + z। तो यहाँ पर भी हम देखें तो सभी चरों की जो घात है वो 1 है। यहाँ तीनों चर हैं और तीनों चरों की घात 1 ही है, तो यहाँ पर भी जो घात है वो 1 है। यहाँ पर x की भी घात 1, y की भी घात और 1, और z की भी घात 1। तो बहुपद की जो घात है वो 1 है, और जब बहुपद की घात 1 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद देखते हैं। द्विघाती जैसा कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात यानी जिसमें 2 घातें हों। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 घातें होंगी, घात 2 होगी, उसी को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5x + 2। तो यहाँ पर ये जो चर है x की सबसे बड़ी घात इसमें 2 है। तो जब x की सबसे बड़ी घात 2 है तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। और जब बहुपद की घात 2 हो गई तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। और उदाहरण लेते हैं,
मैंने लिया 5p² माइनस 4q प्लस 9। तो यहाँ पर ये जो बहुपद है, यहाँ पर भी p की सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये भी एक द्विघात बहुपद है। यहाँ घात कितनी है बहुपद की 2, और ये भी एक द्विघात बहुपद है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 5a² प्लस 5a माइनस 4। तो यहाँ पर भी जो है घात जो है 2 है, तो ये भी द्विघाती बहुपद है। चलिए अब हम देखते हैं त्रिघाती बहुपद के बारे में कि त्रिघाती बहुपद हम किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो त्रिघाती बहुपद है, इसमें घात जो होगी वो होगी 3, यहाँ पर घात होगी 3। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल पहला, जैसे हमने लिया x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर जो हमारा चर है उसमें सबसे बड़ी घात 3 है, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई 3, और जब घात 3 तो ये त्रिघाती बहुपद है। और एक और उदाहरण लेते हैं, 5p की घात 3 माइनस 4p² माइनस 3। तो यहाँ पर जो p की घात है वो भी 3 है, तो यहाँ पर घात है 3, तो इसलिए ये भी त्रिघाती बहुपद है। तो मुझे आशा है या उम्मीद है जो बहुपद के प्रकार थे, या फिर बहुपद को हम कितने रूपों में बांटते हैं, विभक्त करते हैं, उसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको जो है समझाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो इसका डिफाइनेशन था ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 की ओर, तो चलिए नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी और आपको देना चाहते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज 2.1 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, जानते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो अभी हमने आपको बताया बहुपद, अब हमें ये तो पता है कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। अगर मैंने अभी आपको बताया चर, तो चर होते हैं, अगर चर की घात पूर्णांक में है, यानी चर की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, और ये जो है चलती रहती हैं, इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो जब भी चर की घात पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, उसी को हम बोलेंगे बहुपद। तब हम कहेंगे कि ये बहुपद है। और अगर चर की घात पूर्णांक में नहीं है, या पूर्ण संख्या नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण की सहायता से स्पष्ट करा देता हूँ। जैसे हमने लिया 5x² प्लस 4, तो यहाँ पर जो चर है x, उसकी घात 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या, तो इसलिए ये तो बहुपद कहलाएगा, क्योंकि ये बहुपद है, ये बहुपद है। और उदाहरण लेते हैं 5x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पर भी जो चर हैं सभी की घात 1 है, और घात 1 है तो यहाँ पर 1 भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। तो अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो जो हमें बहुपद दिया होगा उसको हम बहुपद कह सकते हैं, या फिर वो बहुपद होगा। और अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं हो, जैसे x की घात यहाँ पर 1/2 है प्लस 4, तो ये बहुपद
नहीं कहलाएगा, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है x उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं होती, ये एक फ्रैक्शन है। और देखते हैं, हमने लिया √t+5, तो यहाँ पर ये जो t है, यहाँ पर t पर है अंडर रूट, और अंडर रूट का जो मतलब होता है वो होता है घात 1/2। अंडर रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो अंडर रूट का जो मतलब होता है घात 1/2, जिस भी संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ होगा उसको उसी संख्या की जो घात होती है वो होती है 1/2, आधी घात। यानी जिस संख्या के ऊपर अंडर रूट होगा तो उसकी घात हो जाएगी 1/2। जैसे यहाँ पर t के ऊपर अंडर रूट है तो इसका मतलब है कि t की घात 1/2 + 5। तो जब 1/2 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो ये फिर बहुपद भी नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये जो बहुपद था ये समझ में आ चुका होगा कि कौन सा बहुपद होता है। जब संख्या यानी जब भी घात होगी पूर्ण संख्या में, यानी 0 1 2 3 संख्या कोई सी भी हो, 0 1 2 3 इस प्रकार से पूर्ण संख्या कोई सी भी घात हो तो हम कहेंगे बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। अब हम जानते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि है शून्यक। हम बहुपद का शून्यक किसको कहते हैं, तो चलिए बहुपद के शून्यक के बारे में देखते हैं। बहुपद का शून्यक, ये हमें जो बहुपद चैप्टर है इसमें इसके नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है बहुपद का शून्यक। शून्यक का मतलब जो शून्य करने वाला हो या जीरो बनाने वाला हो, जो बहुपद को जीरो बना दे उसी को ही हम शून्य कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा मान, चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य या जीरो बोल सकते हैं, शून्य यानी जीरो बना देता है, शून्य कहलाता है। चर का ऐसा मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना देता है, शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यक है, या फिर कह सकते हैं शून्यक कहलाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे हमने उदाहरण लिया x+2, तो यहाँ पर जो बहुपद है x+2, यहाँ पर हम ऐसा कौन सा मान रखें कि जिससे ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो बहुपद है पूरा जीरो बन जाए। और बहुपद को मैं एक और बात बता देता हूँ कि बहुपद को हम px से भी जो है दर्शाते हैं, यानी px, gx, qx, इस रूप में भी जो है हम बहुपद को लिख सकते हैं। यानी ये जो बहुपद होता है अधिकतर जो है बहुपद को px के रूप में लिखा जाता है। जैसे ये मैं बात करूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ लिख के। तो यहाँ पर px मतलब ये बहुपद, px का मतलब है बहुपद, ये प्रतीक है बहुपद का। तो ये बहुपद है हमारे पास x+2। अब इसका शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पर हम x का यानी चर का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे ये शून्य बन जाए, जीरो बन जाए। तो मैं यहाँ पर रखूँगा -2, x बराबर -2। जब मैं x बराबर -2 रखूँगा तो ये जो x है इसकी जगह हम रख देंगे -2 बराबर, यहाँ होगा -2 + 2। अब जैसे ही -2 और +2 में से जब -2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा p-2, यानी ये जो बहुपद का मान है वो आ जाएगा शून्य। बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो भी हमारा शून्यक होता है उसको बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद शून्य बन जाता है या जीरो बन जाता है। और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 5x², एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं 5x² + 6x - 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक बहुपद है। अब इसका शून्यक
क्या होगा, हम इसमें एक्स का या फिर चर जो है हमारा कोई भी चर हो सकता है, यहाँ पर हमने एक्स लिया है, पी ए बी सी डी कोई सा भी चर हो सकता है, तो उस चर की जो वैल्यू होगी जिससे ये शून्य बनेगा वो इसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो चर x है इसका ऐसा कौन सा मान होगा। और एक और बात, जिस भी बहुपद की घात जितनी होगी, मान लीजिए अगर एक बहुपद है जिस उसकी घात 1 है तो उसका शून्यक 1 होगा, और जिस बहुपद की घात 2 होगी उसके शून्यक 2 होंगे, और जिस बहुपद की घात 3 होगी उसके शून्यक हमेशा 3 आएंगे, और 4 होगी तो 4 शून्यक, जितने भी घात उस बहुपद की होगी उतने ही शून्यक बहुपद के होंगे। तो यहाँ पर घात 2 है तो इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक का मतलब यानी x के ऐसे 2 मान होंगे जिन्हें हम इस बहुपद में रखेंगे तो ये बहुपद 0 बन जाएगा। तो चलिए वो कौन कौन से 2 मान होंगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो -1 है ये थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं प्लस। ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये गलत लिख गया है, ये अभी आप जब हम एक्सरसाइज को बहुपद की एक्सरसाइजों को सॉल्व करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी, मैं आपको इसकी जानकारी प्रदान करूँगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके शून्यक जो हैं वो 1 होगा, शून्यक इसका x बराबर -1/5। एक x का मान ये है और दूसरा जो इसका x का मान है वो होगा -1। तो इस बहुपद के क्योंकि घात 2 है तो 2 ही शून्यक हैं, पहला शून्यक है -1/5 और दूसरा इसका शून्यक है -1। अगर आप इन दोनों मानों को रख के इसमें देखेंगे तो ये बहुपद शून्य बन जाएगा। तो पहले हम रखते हैं -1/5। चलिए -1/5 को रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर ये 5 इंटू ये -1/5, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 5 का वर्ग 25 प्लस 6 की गुणा जब हम -1/5 से करेंगे 6 गुणा -1/5, मैं इसको लिख देता हूँ 6 गुणा -1/5 प्लस 1। यहाँ पर ये 5 से 5 बार जो है ये कट जाएगा और ये हो जाएगा -6/5। इसको जो है यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बचा 1/5 और यहाँ हमारे पास है प्लस 6 कम 6, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6/5 और प्लस में हमारे पास है 1। तो यहाँ पर ये जो 1/5 है यहाँ पर एलसीएम आएगा 5, एलसीएम 5, और यहाँ से जो हमारे पास ऊपर संख्या है यहाँ बचेगा 1 - 6 प्लस 1। अब माइनस के 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा और बटे में 5 प्लस 1। अब 5 से आप 5 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा -1 प्लस 1, और -1 और +1 कट जाएंगे या घट जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। तो आपने देखा कि जब हमने x का मान -1/5 रखा तो ये शून्य बन गया है। यहाँ पर जो है मैंने आपको केवल जल्द जो है इस चर का जो मान था या फिर शून्य जो था उसको रखकर दिखाया है, और अभी आपको जो है अभ्यास में पूरी तरह ये समझ में आ जाएगा। अब चलिए अब हम रख के देखते हैं -1 को। जैसे ये आप -1 रखेंगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5, और -1 का वर्ग होता है 1, तो 1 की गुणा 5 से करेंगे तो ये बन गया 5, और ये हो जाएगा -1 रखेंगे आप यहाँ पर तो, और -1 की गुणा 6 से करेंगे तो -6, यानी ये प्लस का 5 और ये माइनस का 6। अब माइनस के 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और प्लस का 1 ये है, तो जैसा यहाँ पर आया वैसे ही वहाँ पर प्राप्त होगा। -1 और +1 को जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस भी बहुपद की घात जितनी होगी उसके उतने ही बहुपद होंगे और शून्यक होंगे, और उन शून्यकों को अगर हम उस बहुपद में रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान शून्य बन जाता है। तो चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट बात को जान लेते हैं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। यानी हम बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको ग्राफ के माध्यम से कैसे पहचानें, तो देखते हैं। यहाँ पर एक होता है x अक्ष और एक x डैश, और यहाँ पर इसी प्रकार से होता है y यहाँ पर होता है y और नीचे होता है y डैश। तो
अब जो भी चर होगा या फिर बोल सकते हैं जो भी ग्राफ होगा, अगर ग्राफ या फिर लाइन जो है एक्स अक्ष को जितनी बार स्पर्श करेगी, जो बहुपद है और बहुपद की जो लाइन होगी या बहुपद में जो भी ये वक्र दिया होगा या फिर लाइन दे रखी होगी, ये लाइन जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन है बहुपद को या फिर एक्स अक्ष को जो है कितनी बार टच कर रही है, 3 बार। एक ये एक्स अक्ष ये है, ये लाइन जो है पूरा एक्स अक्ष है और ये लाइन जो है वाई अक्ष है। तो यहाँ पर ये 1 2 और 3, केवल 3 जगह ये टच कर रही है। तो इसके जो शून्यक होंगे 3। इसके शून्यक कितने होंगे, 3। और उदाहरण जो है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ मैं बना के बता देता हूँ छोटा सा चित्र की सहायता से आपको। ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश और ये एक्स। और एक और बात, ये जो एक्स डैश है, एक्स डैश यहाँ पर होता है 0,0, ये मूल बिंदु है 0,0। इससे बाईं ओर की जो दूरी होती है वो माइनस, और इसी मूल बिंदु से नीचे की जो ये वाई डैश है ये दूरी होती है ये माइनस होती है। यहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे वो सभी निगेटिव होंगे और इधर जो होंगे सभी पॉजिटिव धनात्मक होंगे, और उसी प्रकार ऊपर जो है पॉजिटिव या धनात्मक होंगे। अब मैं एक और लाइन जो है आपको खींच के दिखाता हूँ। जैसे हमने ये लिया, यहाँ पर एक और वक्र या फिर एक ग्राफ हमने लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर ये जो एक्स अक्ष की लाइन है ये इसे 2 जगह स्पर्श कर रही है, 1 और 2। तो इस प्रकार इसके जो शून्यक होंगे, जितनी जगह ये एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ये 2 जगह काट रही है तो इसके शून्यक हैं 2। इसके शून्यक कितने हैं, 2 शून्यक होंगे इसके 2। तो मुझे आशा है या उम्मीद है कि आपको जो ये सभी बातें थी ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। और अब जो ये चैप्टर है 2, ये जो 2 चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही सरल हो चुका है। और अब हम देखिए कैसे एक्सरसाइज 2.1 का धुआं उड़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चनों को जो है नोट कर लिया है, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन है, और जिसका एक ही क्वेश्चन है और जिसमें केवल मात्र एक ही क्वेश्चन है, और जो कि है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमको ग्राफ दिए हुए हैं और एक बहुपद है px, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ये बहुपद होता है px। तो इस बहुपद y बराबर px का जो ग्राफ है वो नीचे हमें ये दिया गया है। अब हमें इन्हीं ग्राफों को देखकर बताना है कि इसके कितने जो है शून्यक हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो एक्स अक्ष होता है उसको जो भी वक्र होगा या फिर जो भी लाइन होगी वो जितनी जगह एक्स अक्ष को टच करेगी उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को एक भी जगह स्पर्श नहीं कर रही है, ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रही है, एक्स अक्ष को नहीं कर रही। तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो इसका शून्यक क्या होंगे, कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई शून्यक नहीं है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये जो एक्स अक्ष है ये एक्स अक्ष ये है, और इस एक्स अक्ष को ये जो लाइन है ये केवल एक जगह जो है स्पर्श कर रही है यहाँ पर। तो इसके केवल एक ही शून्यक होंगे। और यहाँ पर ये एक्स अक्ष को जो है 1 2 3 जगह स्पर्श कर रही है तो इसके 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर ये एक्स अक्ष को जो है क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 जगह स्पर्श कर रही है तो इसके 2 शून्यक। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 एक्स अक्ष को ये 4 जगह टच कर रही है या स्पर्श कर रही है, या प्रतिच्छेद भी हम इसको कह सकते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है तो इसके 4 शून्यक होंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पर ये एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह स्पर्श कर रही है तो इसके 3 शून्यक होंगे। तो चलिए हमने जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसको भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने चैप्टर 2 के बेसिक को और एक्सरसाइज 2.1 को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया है।
और हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 2.2 को बहुत ही शानदार तरीके से। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस वीडियो पर उस टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।